नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। आपकी जो बुक है सिक्स्थ सेमेस्टर की, और जिसमें आपका सिलेबस है पॉलिटिकल का। बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। उसका ये यूनिट 2 होने वाला है। इससे पहले आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है कंप्लीट करवा दिया है। ये आपका यूनिट 3 होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। इसके जो है टोटल कोशिश तो यही रहेगी कि 3 ही पार्ट आए, जिसमें से ये आपका पहला पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें से आपका पहला पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, यानी कि जो भी पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को लेकर जो भी विश्व स्तर पर मुद्दे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, या ऐसे जो भी आपको मुद्दे पता हो जो किसी एक देश के लिए नहीं जब बल्कि पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए हो। जैसा कि देखो बच्चों, आपको यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है वैश्विक, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, पूरे ग्लोब की यानी पूरे ग्लोबल की, ठीक है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ऐसा तो नहीं सिर्फ भारत के अंदर है या सिर्फ अमेरिका के अंदर है। इन्वायरमेंट जो है वो हमारा भारत के अंदर भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है। तो इस टाइप के हम कुछ मुद्दे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वैश्विक पर्यावरणवाद जो है, इसकी अवधारणा जो है वो किसने दी थी, या इस सिद्धांत के बारे में हमें किसने बताया। देखो, वाद से ही पता लग रहा है आपको। वाद का मतलब होता है विचार, यानी कि एक ऐसी विचारधारा, है ना। तो वैश्विक पर्यावरणवाद जो है वो एक विचारधारा है या एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत विश्व स्तर से संबंधित पर्यावरण के मुद्दे को जाना जाता है। यानी कि वैश्विक पर्यावरणवाद जो है वो एक ऐसी विचारधारा है, उस विचारधारा के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट के जो मुद्दे हैं उसको पूरी तरीके से जानते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें स्रोत की, यानी बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे स्रोत से ये है कि हम अगर ये जाने कि हमें किसने बताया पर्यावरण के मुद्दे के बारे में, तो हम एक हमारी जो है बुक है ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ से हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला और फिर पूरे विश्व में ये चीज़ जो है वो फैल गई। अब हम पढ़ते हैं स्रोत, जो कि 1962 में राचेल कार्सन की पुस्तक थी। एक उन्होंने पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। क्या नाम था? साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग एक पुस्तक थी जो 1962 में लिखी गई थी राचेल कार्सन के द्वारा, और इसके अंदर ही हमें पर्यावरण के जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में हमें पता लगता है। आप देखिए यहाँ पे साइलेंट स्प्रिंग में वैश्विक पर्यावरणवाद, यहाँ पे वर्ड आ गया वाद है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना आप, वाद है। साइलेंट स्प्रिंग में वैश्विक पर्यावरणवाद मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया गया है। यानी कि इस बुक का जो मेन मोटिव है, इस बुक के अंदर जो है सारी बातें जो कही गई हैं वो पर्यावरण को लेकर ही कही गई हैं। इन्होंने कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से होने वाले पर्यावरण नुकसान की समीक्षा की है। आपको पता है कि आजकल गाँव में या जहाँ भी खेती होती है, जिस भी देश में खेती होती है, वहां पे कीड़ों को मारने के लिए एक दवाई का यूज होता है, कीटनाशक दवाई। और उसका जो प्रयोग होता है, उसके हम प्रयोग तो करते हैं, यानी कि हम यूज तो करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए यूजफुल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। हमारे का सेंस यहाँ पे पर्यावरण से है, यानी कि कीटनाशक दवाइयाँ के प्रयोग जो होता है उससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इनके कारण ही, मतलब ये जो बुक है, इस बुक के कारण ही मीडिया, जनता, नेताओं का ध्यान जो है वो पर्यावरण की ओर गया है। पर्यावरण के विरुद्ध लड़ाई और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित पर्यावरण आंदोलन बड़े स्तर पर होने लगे और इनकी संख्या में वृद्धि हुई। आप देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को जब पता लगा कि हाँ, हमारे लिए नेचर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और नेचर की रियलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हर एक मनुष्य की लाइफ में, और हर एक जीव जंतु जो भी सांस लेता है उन सब की लाइफ में इन्वायरमेंट जो है वो मेन रोल प्ले करता है। अब अगर हम कहीं पे भी हों, मान लीजिए आपका घर है, घर में दरवाजे बने हैं, किससे बने हैं? वुड से बने, यानी कि लकड़ी से बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर जगह इन्वायरमेंट का यूज करते ही करते हैं।
अभी आप जो आप पढ़ रहे हो वो देख के आप कॉपी में लिख रहे होगे। कॉपी किससे बनी है? पेड़ पौधे से बनी है। पेड़ पौधे किस में आते हैं? इन्वायरमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि पर्यावरण के विरुद्ध लड़ाई और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित, मतलब इनकी सुरक्षा से संबंधित और पर्यावरण के लिए लड़ाई जो है वो बड़े स्तर पर की गई है। पर्यावरण आंदोलन जो है वो बड़े स्तर पर किए और इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हुआ हो या सिर्फ अमेरिका में हुआ हो या सिर्फ पाकिस्तान में हुआ, सिर्फ पंजाब सॉरी किसी मतलब जापान कोई भी देश में हुआ, नहीं। ये पूरे मतलब विश्व लेवल पर हर देशों में कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन देखने के लिए और पढ़ने के लिए मिलते हैं। देखो यहाँ पे मैं पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ। हिंदी में लिखा है तो हो सकता है मात्रा में कुछ प्रॉब्लम हो, आ की मात्रा ई की मात्रा में, तो वो चीज़ आप थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। पर्यावरण मुद्दे किसी भी सीमा का सम्मान नहीं करते, यह पूरे विश्व को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। इसका नॉर्मल सा मतलब ये है, जैसे पर्यावरण मुद्दा क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का खत्म होना, ये सब। अब ये जो है ऐसा थोड़ी ना कि भाई ये सिर्फ हमारे भारत तक रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई पॉल्यूशन ने बोला कि मैं भारत के अंदर रहूंगा, मैं चीन में नहीं जाऊंगा, या मैं मतलब दूसरी साइड में दूसरे देश में नहीं जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है, जो पर्यावरण के जितने भी मुद्दे होते हैं वो किसी भी सीमा का सम्मान नहीं करते हैं, किसी भी सीमा का या किसी भी रेखा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि हम इस रेखा के अंदर रहेंगे या मैं इस घर में ही रहूंगा। आपको पता है कि अगर आपकी गली में 10 घर हैं, पॉल्यूशन है, तो वो पूरे 10 घरों के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक घर के लिए हो, इनफैक्ट वो पूरी आपकी कॉलोनी के लिए है, कहा जाए तो पूरा आपका नगर के लिए है, देखा जाए तो पूरे आपके देश के लिए है, और फिर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड स्तर पर ही है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण के जो मुद्दे होते हैं वो किसी सीमा का सम्मान नहीं करते हैं। ये लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में थोड़ा हाईलाइट करके इसको लिखना। अब हम बहुत देर से बोले जा रहे हैं भाई पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या होते हैं पर्यावरण के मुद्दे। तो देखो, जो आपको पता है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जंगलों की सफाई हो रही है, जंगल को काटा जा रहा है, वनों की कटाई, वो एक पर्यावरण का मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन, ये आपका, मैंने आपको येलो इसलिए लिखा है इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। अगर कहा जाए तो क्वेश्चन जो है वो आपका जलवायु परिवर्तन से ही बनेगा। और इसको इम्पोर्टेंट इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही प्रदूषण हो रहा है, जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, संसाधन की कमी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ओजोन लेयर को खतरा हो रहा है। तो मेन क्या है? मेन है जलवायु परिवर्तन। इसीलिए इसको हाईलाइट करके लिखा गया है। अब देखिए, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता को नुकसान, संसाधन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर। यहाँ पे जैसे लिखा है पेपर में वैसे लिख के मत आना। आपको 4 लाइनों में सारे ही टॉपिक को, यानी कि जितने भी यहाँ पे बिंदु लिखे हैं, 4 लाइनों में, 2 लाइनों में सबको थोड़ा थोड़ा बताना है कि वनों की कटाई से हमें क्या लाभ होता है या क्या हानि होती है, या क्या होती है वनों की कटाई, और आखिरकार ये क्यों हो रही है। लिखने में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगी, इजी है। वनों की कटाई क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आपको पता है पॉल्यूशन बढ़ रही है। सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है, मेन कारण जो है वो पॉपुलेशन है, यानी कि जनसंख्या है। जनसंख्या बस रही है और कहीं ना कहीं जंगल को साफ करके वहाँ पे फैक्ट्री बन रही है या घर मतलब आवास वगैरह बन रहा है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, और क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, वो भी आपको लिखना है, ताकि थोड़ा पेपर में लिखने का जो पॉइंट है आपका लेंथी हो जाए, जो आपका आंसर रहेगा वो लेंथी हो जाए और इजीली मैम को समझ में भी आए। उसके बाद आपको जलवायु परिवर्तन लिखना है। ये मैं आपको थोड़ा डीप पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ हल्का हल्का क्या होता है। जलवायु और मौसम में, जिस बच्चे को डिफरेंस पता है कि जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है, वो लिख लेगा। तो आप अगर भूल गए हो तो एक बार जलवायु और मौसम के बीच में डिफरेंस पढ़ लेना। हमारी जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है। क्या, कौन सी जलवायु है? शुष्क जलवायु है। अब होता क्या है, काफ़ी बच्चों को पता होता है कि जलवायु और मौसम क्या होता है, लेकिन ना वो डिफरेंस भूल जाते हैं। मौसम क्या होता है? मौसम बार बार चेंज हो सकता है,
दिन में कुछ और मौसम हो सकता है, रात में कुछ और मौसम हो सकता है, लेकिन जलवायु वर्षों तक नहीं बदलती है। जैसे आप समझ के चलो कि कहीं पे अगर ठंडा है तो वहाँ पे ऑल टाइम ठंडा ही रहेगा, कहीं पे अगर गर्म जगह है तो वो वहाँ पे ऑल टाइम गर्म जगह ही रहेगी, है ना। तो ये होती है जलवायु जो सालों से नहीं बदलती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन हमारी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और बहुत ज़्यादा हमारी जलवायु जो है वो गर्म हो रही है। आपने अभी देखा होगा न्यूज़ में एक रिपोर्ट आई थी कि 2023 को सबसे गर्म ईयर माना गया है। गर्म ईयर माना गया है, क्यों माना गया है, क्या रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब ये देखिए, अगला मुद्दा जो है आपका प्रदूषण है, ये भी आप अच्छे से लिख लेंगे। जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, ये भी आप कहीं ना कहीं लिख लोगे, क्योंकि आपको पता है जैव विविधता क्या होती है। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। जैव विविधता और जलवायु में भी थोड़ा आपको रुक के करवाऊंगी आगे की वीडियो में। संसाधन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग। संसाधन की कमी को आप रिलेट करोगे जो पॉपुलेशन है। आज के टाइम पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो संसाधन की कमी हो रही है। आप देखोगे गाँव में इतना बड़ा घर होता है और वहाँ पे रहते कितने लोग हैं, 10-12 लोग। लेकिन आप दिल्ली जैसे शहर में देखो, दिल्ली राजधानी है, हाँ 50 गज में देखा होगा आपने 3-4 मंजिल के फ्लोर बनते हैं। और उसमें कम से कम अगर रेंट वाला घर देखा होगा तो कम से कम एक मतलब फ्लोर पे 4 लोग रह रहे हैं, उसके ऊपर पे 4 फिर 4, यानी कि 50 गज में जहाँ 4 लोग रह रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बेसिकली है संसाधन की कमी। तो आप इसको जनसंख्या से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आपको पता होगा जो ये हमारे इन्वायरमेंट में जो इतनी गैसें हैं, गरम गरम जो गैसें निकलती हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म होना, गर्म हवाएं, है ना। ग्लोब का मतलब, ग्लोबल का मतलब ग्लोब, यानी कि संसार में जो गर्म हवाएं हैं, गर्म जो गैसें हैं, उसके चक्कर में जो हमारा जलवायु में परिवर्तन हो रहा है वो हमें पड़ रहा है। उसके बाद ओजोन लेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया है वर्बली, वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सभी मुद्दे, जो भी जितने भी हमने मुद्दे पर भी देखे, सभी मुद्दे पर्यावरण स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण है वो जलवायु परिवर्तन है, जिसके कारण ही यह सब हो रहा है। जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दा है क्योंकि इसके कारण संसाधन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं विश्व स्तर पर हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। किसकी वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से। जलवायु परिवर्तन का मेन रीज़न जो है ना, ह्यूमन बीइंग है, मानव है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, मैं आपको आगे बताऊंगी जलवायु परिवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन क्या है। आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है, क्योंकि पेपर में आपसे क्वेश्चन में जो आएगा ना वो यही आएगा कि विश्व स्तर के जो वैश्विक जो पर्यावरण मुद्दे हैं वो एक राज्य में स्थिर ना होकर पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ही सब एक्सप्लेन करना है उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक लंबे टाइम तक जो जलवायु हमारे चलती आ रही है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, एकदम से उसका चेंज होना, बढ़ना या घटना जो भी है, ये होती है जलवायु परिवर्तन। यानी सदियों से वही चली आ रही है, लेकिन अब जाके वो चीज़ बदल रही है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गर्म दिन जो है वो गर्म हो रहे हैं, यानी कि साल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, या इन्वायरमेंट हमारा गर्म हो रहा है, क्या कारण है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसा कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें के कारण होता है। यहाँ पे क्लियरली यही लिखा है कि जलवायु जो परिवर्तन है उसका कारण यही है, जो जीवाश्म ईंधन होता है, जैसे कोयला को जलाना, तेल वाली चीज़ों को यूज़ करना, जो गैसें हैं, इन सब को जलाने की वजह से जितना भी धुआं होता है, जो पॉल्यूशन होता है, जो गैस उत्सर्जित होती हैं, उसके कारण ही ग्रीन हाउस गैसें आती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और वही हमारे इन्वायरमेंट को गर्म करती है, ठीक है।
अब ग्रीन हाउस जो हम जो जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मनुष्य है, क्योंकि आपको पता है जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसके अकॉर्डिंग संसाधन है नहीं। सब लोग अपने यूज़ के लिए कुछ ना तो कुछ करेंगे। अब जिससे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलो आप, कि अब हर बंदे को ऑफिस जाना होता है, या आप भी अभी कहीं जॉब कर रहे होगे, या बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर रहे होंगे तो उनके घर में कोई ना कोई कर रहा होगा। आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कि हर इंसान गाड़ी से जाता है। बाइक हो गई, कार हो गई, बस हो गई, कोई ना कोई हर किसी वाहन से अपने ऑफिस या घूमने जाता होगा, है ना। अब जब वो कहीं जा रहा है तो वो गाड़ी यूज़ कर रहा है, जिसमें क्या डल रहा है? पेट्रोल डल रहा है। पेट्रोल से क्या है? वो गैस बाहर आ रही है जो जहरीली गैस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारा वातावरण है उसमें गर्म हवाएं आ रही हैं। इससे हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है ना। और इससे ही क्या हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें, मतलब ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है? यही होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। इससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप समझोगे तो आप एसी का समझ सकते हो। हर घर में आपको पता है कूलर और एसी होगा। अच्छा, कभी आप एसी के पीछे खड़े हुए हो? वैसे तो नहीं खड़े हुए होगे, क्योंकि एसी का जो वो बाहर का हिस्सा होता है वो ऊपर की साइड में लगता है। तो आपने अगर एसी नहीं तो कूलर देखा होगा। कूलर के पीछे से कितनी गर्म हवा आती है, इसीलिए लोग कूलर को अपने घर के बाहर लगाते हैं। जिस बच्चे को रीज़न पता होगा ना कि कूलर को घर से बाहर क्यों लगाते हैं, उसको समझ में आ रहा होगा कि कूलर क्यों हानिकारक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। सबको पता है कि हाँ ये हानिकारक है, बट लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उनको भाई गर्मी लग रही है लोगों को। अब गर्मी तो लगेगी जब ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ होगी, है ना। अब यहाँ पे अब मैं आपको एक और बताती हूँ। देखो, आपने कभी इन सब चीज़ों को फ़ील नहीं किया होगा, लाइक एसी वाला जो मैंने आपको बताया, या कूलर वाला। हो सकता है बच्चों ने नहीं फ़ील किया हो, लेकिन अब जो एग्जांपल दूंगी ना वो हर बच्चे ने फ़ील किया होगा, क्योंकि हर बच्चा घर से बाहर जाता है। आपने कभी देखा होगा, आप रोड पे कभी खड़े होते हो तो कहीं आपके सामने से कोई बस निकली होगी। बस में से कभी आपने फ़ील किया कि एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हवा आती है? कभी बस स्टैंड पे या कहीं पे भी एकदम से बस निकलेगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम रुक के कुछ एकदम गर्म हवा कभी आपने फ़ील की ही होगी, है ना। तो वही होती है गैस, जिसकी वजह से क्या हो रही है? गर्मी ज़्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारा जलवायु है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो मेन रीज़न तो आप समझ गए, मनुष्य है। जलवायु में परिवर्तन कई वर्षों में धीरे धीरे होता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधे लगातार कटाई, यानी कि आपको बस यहाँ पे ना आपको रीज़न बताया गया है कि जलवायु जो परिवर्तन है उसका क्या रीज़न है। पहला रीज़न तो उसका मनुष्य है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि पेड़ पौधों को लगातार काटा जा रहा है। तीसरा है जंगल को खेती या मकान बनाने के लिए उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जो है जलवायु में भी पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम बहुत सारी गलत चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूँ, एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे ए पर्सन है, यहाँ पे बी पर्सन है। आपको भी भाई इसी पॉइंट पे जाना है, लाइक आपको भी कॉलेज जाना है, ठीक है। अब ए को भी जाना है, बी को भी जाना है, दोनों एक ही जगह पे रहते हो, तो भाई आप क्या करोगे? हो सकता है ना आप दोनों संग में चले जाओ। संग में जाओगे तो पॉल्यूशन कम होगा। जो आपके दोनों की जो बाइक है उस पर से जो गैस निकल रही है तो एक की बचेगी। तो हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। हमें अपने प्राइवेट व्हीकल का यूज़ ना करते हुए गवर्नमेंट व्हीकल जो होती है, जो पब्लिक व्हीकल होती है, उसका यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, छोटी सी बात है, समझने वाली बात है खाली। अब आपको भी यहाँ पे जाना है, बी को भी यहाँ पे जाना है। दोनों अपनी अपनी बाइक से जा रहे हो, ये भी अपनी बाइक से जा रहा है, ये भी अपनी बाइक से जा रहा है, जाना दोनों को वही है। तो भाई एक बाइक से क्यों जा रहे हो? अब दोनों जाओगे तो कितना ज़्यादा गैस निकलेगी, उसमें से पेट्रोल खर्च होगा, संसाधन की कमी तो बेसिकली होगी ही ना।
तो बस ये छोटी सी चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका तीसरा जो कारण है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। जो गैसें आपको पता है कहाँ से निकलती हैं, मोटरसाइकिल से निकलती है, जो भी हमारी पेट्रोल वाली जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उससे निकलती है, एसी से निकलती है, फ्रिज से निकलती है जो गैस, वो कूलर से निकलती है, और भी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो मोटर वगैरह यूज़ होती है उससे निकलती हैं। तो यही सारी गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है उसके परिणाम क्या हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सूखा हो रहा है, यानी कि हर चीज़ आप देखोगे कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब जब गर्म मौसम होगा तो तेज़ी से इवापोरेशन भी होगा। आपको पता होगा इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन का मतलब होता है पानी का भाप बनकर उड़ जाना। अब अगर चीज़ ज़्यादा गर्म होगी तो जाहिर सी बात है कि वो भाप बनकर उड़ जाएगी। अभी आप सुनते भी होंगे शायद कि ग्लेशियर पिघल रहा है, हिमालय के जो ग्लेशियर हैं जो वो पिघल रहे हैं, और आने वाले 20 सालों में वो इतने तेज़, मतलब इतने तेज़ गति से पिघलेंगे कि हो सकता है दुनिया में बाढ़ भी आ जाए। सुना होगा आपने। और अभी तो आपको पता है कि दुबई वगैरह में बाढ़ जैसी स्थिति भी है, बाढ़ भी आ गई है वहाँ पर। तो यही है जलवायु परिवर्तन के तो परिणाम, अगर हम देखें तो यही है, सूखा पड़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, गर्मी की वजह से भीषण आग लग जाती है, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, बाढ़ आती है, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और घटती जैव विविधता। अब है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए उपाय। देखो आपके ना बुक में जलवायु परिवर्तन का टॉपिक नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में अगर आप लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन क्या है, क्यों होता है, क्या कारण है, क्या परिणाम है और उसके उपाय क्या हैं। अगर आपको ये पता है तो पेपर में अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप कुछ ना तो कुछ लिखकर एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डीप से बता रही हूँ कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, और क्वेश्चन जो है आपका जलवायु परिवर्तन से ही आता है। अब जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय आपको पता है पेड़ लगाना है। दूसरा, आपको अभी तो हमारे घर में इस टाइप की एलईडी हैं जिससे हीट नहीं होती है, हाँ, लेकिन बहुत देखा जाए कम होती है, होती तो है लेकिन कम होती है। तो हीट पैदा होगी तो गर्मी होगी। कमरे में आपने देखा होगा अगर ज़्यादा बल्ब जलते हैं एक कमरे के अंदर तो उस कमरे में गर्मी होने लगती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक आइटम हैं वो भी हीट देते हैं। आप अपने फ़ोन को ज़्यादा टाइम तक यूज़ करोगे तो आपका फ़ोन भी हीट करता होगा, गर्म होता होगा, है ना। तो यही चीज़ है कि लाइट को बंद करना है, हीटिंग को कम करना है। जब आपका यूज़ नहीं है लाइट का तो आप लाइट को बंद रखिए, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। हालांकि बिजली फ्री है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजली कम ही आएगी, है ना। विमान और पेट्रोल के वाहन को छोड़ना है। जो पेट्रोल से जो भी चीज़ें यूज़ होती है चाहे मोटरसाइकिल हो, इसलिए आपको पता है कि जो हमारी यूपी सरकार है, यूपी सरकार का लक्ष्य है 2030 तक पूरे यूपी में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं होती है, जो भी आप देखते होंगे जो पोर्टर वाले या इस टाइप के लोग यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर की होती है बैटरी वाली, है ना, लड़के तो जानते ही होंगे। इसीलिए इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेके आया गया है ताकि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जो जलवायु गर्म हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उससे थोड़ा जलवायु परिवर्तन कम होगा, पेट्रोल के मुकाबले उससे कम होगा, है ना। तो ये हमारी यूपी सरकार का लक्ष्य भी है। और तो आपको पता है कि हर राज्य में इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं वो चलने लगी है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि पेट्रोल वाले वाहन जो हैं, उन जो भी ट्रांसपोर्टेशन है यानी ट्रांसपोर्ट जो है पेट्रोल वाले, उन सबको छोड़ना है। बस हो गया, ट्रेन, साइकिल, बस, ट्रेन या साइकिल से चलिए। इसका मतलब वही है कि अपना जो व्हीकल है आपका, प्राइवेट व्हीकल को यूज़ ना करते हुए गवर्नमेंट व्हीकल का यूज़ करिए या पब्लिक व्हीकल का, क्योंकि वो तो चलेगी, चाहे उसमें 10 लोग बैठे चाहे उसमें 100 लोग बैठे, लेकिन भाई बसें तो चलेंगी ही। बट हम ये है कि जो प्राइवेट व्हीकल है उससे जो पॉल्यूशन होगा या जो ग्रीन हाउस जो गैसें होंगी वो कम होंगी। उसके बाद है जीवाश्म ईंधन की खपत को भारी रूप से कम करना। लकड़ी वगैरह जो जलाते हैं लोग,
इस टाइप की जो चीज़ें होती है, कोयला जलाना, तो इसको कम करना। मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी कटौती करना। मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसें यानी कि जो मनुष्य के द्वारा ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, क्या करते हैं हम लोग, आग जलाते हैं अपने घर के बाहर सर्दियों में, तो ये प्रकृति की देन तो नहीं है ना, नेचर तो नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसें जो उत्सर्जित हो रही हैं, जो निकल रही हैं, उसको कम करना। देखा होगा आपने, सरकार के नियम भी बनते हैं कि आग जलाना मना है, या जलाओ तो कुछ वैसा जलाओ जिससे पॉल्यूशन वगैरह थोड़ा कम हो, है ना। अब देखा होगा सर्दियों में कोई भी कुछ भी जलाने लगता है, बैठ गए, किसी को फोम मिल गया तो फोम जला दिया, या कोई वैसे कपड़ा वपड़ा मिल गया, क्योंकि आसपास सबके यहाँ पे आसपास थोड़ा बहुत फैक्ट्री होती होगी, तो वहाँ से कुछ कतरन मिल गई तो उसे जला दिया हाथ सेकने के लिए। तो वही चीज़ है, जो मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसें हैं उसका भारी कटौती। अब यहाँ पे आपका मेन जो है वो टॉपिक है, वैसे इससे पूछता नहीं है, आपका शॉर्ट नोट में आएगा, जो मैंने ऊपर पढ़ाया है वही पूछेगा आपसे। अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा शॉर्ट में कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के जो समझौते हुए हैं उनके बारे में आपको बताना है। हो सकता है डायरेक्ट लिख के दे दे शॉर्ट नोट में कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सिर्फ इतना, और आपको बताना पड़ जाए। तो इसमें ये कुछ नहीं है, समझौते हुए हैं, जैसे कि एग्रीमेंट होते हैं वॉर वगैरह को, लड़ाइयों को लेकर, ऐसे यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट को लेकर के समझौते हुए हैं। पहला जो समझौता है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए एक विश्वव्यापी समझौता है। यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये एक विश्वव्यापी समझौता है, जिसके अंतर्गत ये कहा है जो ओजोन लेयर को जो खतरा पहुंचा रहे हैं, ऐसा पदार्थ जो ओजोन लेयर को खतरा पहुंचा रहा है, उसके उत्पादन को रोकना, यानी कि उसका उत्पादन नहीं होगा, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में खतरा हो रहा है। तो बेसिकली ये जो है वो ओजोन लेयर से संबंधित है। मैंने आपको पढ़ाया ना अभी, ओजोन लेयर भी एक इम्पॉर्टेंट प्रमुख मुद्दा है विश्व स्तर पर। तो ओजोन लेयर 1987 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया और भारत ने भी इसी साल इस पर हस्ताक्षर किया है। ओजोन लेयर को यहाँ पे हर जगह छाती लिखा हुआ है, तो आप छती लिख लेना, छती ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने वाली गैसें कौन कौन सी गैसें होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताना थोड़ा सा कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है वो कहाँ से आती है, ठीक है। देखती हूँ कितने बच्चों को मालूम है। जिसको मालूम होगा वो इजीली इस समझौते को, इस प्रोटोकॉल को लिख लेगा। दूसरा जो हमारा कन्वेंशन है या जो हमारा एग्रीमेंट है वो है संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थल रोकथाम। मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे बंजर हो, बंजर लाइक कि वहाँ पे पेड़ पौधे ना हो, उसे बोलते हैं मरुस्थल। जैसे लाइक रेगिस्तान वगैरह, है ना। तो वनों की कटाई और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली इंसानी गतिविधियों के कारण धरती लगातार सिकुड़ती जा रही है और उपजाऊ जो ज़मीन है वो मरुस्थल में बदल गई है। तो यही होता है मरुस्थल। अब जाहिर सी बात है, ये जो समझौता है या ये जो कन्वेंशन है वो मरुस्थल को लेकर हुआ है। तो यहाँ पे आप उद्देश्य लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य है धरती को बचाना। और UNCCD की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है कि UNCCD क्या होती है। 2 क्वेश्चन हो गए कमेंट के लिए। और UNCCD द्वारा ही इस अभियान को 1994 में लाया गया था। इसका महत्व या इसका उद्देश्य बोले तो इसका उद्देश्य ये है, भूमि क्षरण से निपटना। यहाँ पे क्षरण हो गया, क्षरण होगा, ठीक है। भूमि क्षरण से निपटना, सूखे के प्रभाव को कम करना, मानव कल्याण, स्वास्थ्य की ओर ध्यान केंद्रित करना। थोड़ा ना हिंदी में ना यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है लिखने में, तो थोड़ा सही कर लेना। मानव कल्याण, स्वास्थ्य की और मतलब ये वाला और है ना कि वो वाला और। मानव स्वास्थ्य की ओर ध्यान केंद्रित करना ही इसका महत्व है, इस कन्वेंशन का, या इसका उद्देश्य है। दोनों बातें थोड़ा थोड़ा सेम है। अब हम बात कर लेते हैं जैव विविधता पर कन्वेंशन
1992 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। एक सम्मेलन या एक कन्वेंशन जो कि 1992 में हुआ था, और इस कन्वेंशन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन में जैव विविधता कन्वेंशन को अपनाया गया। साथ ही संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन को भी अपनाया गया। यानी कि जो ये कन्वेंशन हुआ था ना, इसमें ना 2 कन्वेंशन हुए थे एक साथ। पहला तो आपका जैव विविधता वाला हुआ था जो कि यहाँ पे लिखा है, और दूसरा आपका जलवायु परिवर्तन। दोनों के दोनों सेम टाइम पर ही एक दिन ही हुए थे, मतलब एक ही दिन में एक ही मीटिंग में ये दोनों कन्वेंशन हुए थे। उद्देश्य क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, जैव विविधता। तो उद्देश्य है जैव विविधता को बचाना। अब देखिए, काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता कुछ नहीं होती, एक टाइप का इकोसिस्टम बोल सकते हैं, जहाँ पर हर एक इंसान, यानी कि हर एक जो इंसान बोलो या जीव जंतु बोलो, एक दूसरे पर निर्भर होता है। जहाँ पे पेड़ पौधे, हर तरीके के एनिमल और पूरा नेचर, मतलब नेचर को ही हम कहते हैं। ठीक है, नेचर को ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पे इमेज लगाई गई है। उसके बाद देखिए, अभी मैंने आपको बताया उसी वर्ष 1992 में ही हुआ था ना जलवायु फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो 1992 में ही ये कन्वेंशन हुआ था। कौन सा? जलवायु फ्रेमवर्क वाला। इस कन्वेंशन की काफ़ी सारी बैठकें हुई थी। जैसे कि आपने सुना होगा G20 होता है। G20 की बैठक इंडिया में हो गई, फिर इंडोनेशिया में होगी, उससे पहले कहीं और हुई होगी। ऐसे बैठकें चलती रहती है ना, तो इस टाइप से ही इनकी भी बैठकें होती है। लाइक आपको पता है नाटो की NATO आपने सुना होगा, तो नाटो की हर साल बैठक होती है कहीं ना कहीं। तो इस टाइप से हर साल इनकी भी बैठकें होती हैं। तो 4 बैठकें आपकी बुक में लिखी हैं, मैंने यहाँ पे 3 ही करवाई हैं। पहला है बर्लिन जनादेश। बर्लिन नाम से पता लग रहा है कि बर्लिन में हुआ होगा। 1995 में हुआ था, और इसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि ग्रीन हाउस गैसों को हम कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोटोकॉल हुआ था, या जो मीटिंग हुई थी, या जो बैठक हुई थी, वो क्योटो में हुई थी। क्योटो नाम इसका टोक्यो से पड़ा है। टोक्यो सुना होगा आपने, टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? टोक्यो जापान में है। तो टोक्यो से ही इसका नाम पड़ा क्योटो प्रोटोकॉल। 11 दिसंबर 1997 में टोक्यो जापान में हुई थी। 84 देश ने इस पे हस्ताक्षर किए थे, जो वहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह, मतलब एग्रीमेंट तो नहीं कह सकते, कन्वेंशन जो हुआ था उस पे, कि सभी लोग अपनी अपनी ओर से पूरा कोशिश करेंगे, पूरे ट्राई करेंगे कि हम इस चीज़ को कम कर पाएँ। इसका भी उद्देश्य वही है, ग्रीन हाउस गैसों में वैश्विक उत्सर्जन में कटौती करना। अब जब 1995 में ये पहले हुआ, तो देखा होगा कि भाई, जैसे एग्जांपल बता रही हूँ, समझ के चलना। अब वहाँ पे देखा होगा कि 80% है, 80% गैस है ना, गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे उसको दोबारा देखने के लिए 2 साल बाद फिर हुआ कि देखा जाए किस देश ने अपने अपने देशों में क्या किया, देशों के लिए मतलब ऐसा क्या किया जिससे कि गैसों को कम किया। बोलना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। जैसे हम अपनी रिपोर्ट देते हैं, आपको पता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, टीचर हर बच्चे की रिपोर्ट पेरेंट्स को देती है हर महीने। वैसे ही हर साल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी समझौता होता है, जो एग्रीमेंट होता है, या जो भी मीटिंग होती है, जो देश बोलता है कि हाँ हम कम करेंगे, तो बोलना ही काफ़ी नहीं होता, उनको वहाँ पे 1 साल बाद दिखाना भी होता है कि आपने इन सालों में, इन एक साल में क्या क्या कार्य किए हैं इस चीज़ को कम करने के लिए। तो अगले साल में हुआ होगा तो वहाँ पे देखा गया होगा। उसके बाद लास्ट है आपका पेरिस समझौता, यानी कि पेरिस प्रोटोकॉल भी हुआ, 2015 में हुआ। ये आपका नया और ताज़ा है, इसीलिए मैंने करवा दिया है। इसका भी मेन उद्देश्य यही है, ग्रीन हाउस गैस का कम करना। ग्रीन हाउस जो गैस है जो उत्सर्जित होती हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आया है वो इधर यहीं से आया है, इसी वाले समझौता कह सकते हैं या प्रोटोकॉल से आया है। ठीक है, क्योंकि
उनका क्या है, उन्हें यही चीज़ तो कम करना है ना कि ग्रीन हाउस गैसें कम हो सके। उसके लिए कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन तो होगा ही, अल्टरनेटिव ऑप्शन जिसे हम कहते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन। तो वही अल्टरनेट ऑप्शन को अपनाया जाता है। फिर हर 1 साल के बाद उनकी दूसरी बैठक होती है हर जगह पर। फिर वहाँ पे वो बताते हैं कि हाँ, मैंने अपने देश में 1 साल के अंदर इसको कम करने के लिए ये स्कीम, ये चीज़ें लॉन्च की हैं। अब जिसके पास वो होगी गाड़ी वगैरह, तो उनको पता होगा कि उनकी धुएं की पर्ची भी बनती है। धुएं की पर्ची का मतलब क्या होता है? धुएं की पर्ची का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी से जो भी धुआं हो रहा है ना, और जो पॉल्यूशन हो रहा है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उसके पैसे कुछ परसेंटेज यानी कुछ पैसा देना होता है। मे बी शायद वो 1 ईयर की बनती है। अब वो 1 ईयर की किसके पास जा रहा है वो पैसा? चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 200 रुपये हो, चाहे वो 500 रुपये हो, वो जाता है सरकार के पास। और सरकार उन पैसों से क्या करती है? उन पैसों से उन पैसों से क्या करती है? कहीं ना कहीं पेड़ लगवाती है, और ऐसा काम करती है जिससे कि इलेक्ट्रिक जो ये ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उसे कैसे कम कर सके, इस पर कहीं ना कहीं वो प्लानिंग वगैरह करती है और उसको ही लागू करती है। तो हर साल इंटरनेशनल लेवल पर सारे ही देशों को अपनी अपनी रिपोर्ट वहाँ पे देनी होती है। जैसे कि पॉपुलेशन की रिपोर्ट है, अभी हमारे देश में 144 करोड़ की जो जनसंख्या है, जितनी भी हो, अब 1 साल बाद दोबारा बताया जाएगा कि अब बढ़ के इतनी हो गई, फिर अब बढ़कर इतनी हो गई, ऐसे बताते हैं ना हर साल। तो ऐसे ही हर साल ये लोग भी जाके इंटरनेशनल लेवल पर समझौता वगैरह होता है कि हमने ये काम किया। कहने का मतलब खाली इतना ही है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। क्वेश्चन कोई ज़्यादा आपका मतलब ऐसा नहीं आता है कि आप नहीं लिख पाओ, खाली इतना ऐसे ही क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के कि कैसे जो मतलब वैश्विक स्तर पर, या बोल देगा कि वैश्वीकरण के संदर्भ में बताइए कि कैसे पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो एक राज्य में ना होकर पूरे विश्व स्तर पर हैं या पूरे विश्व के लिए हैं। तो आपको ये सारे ही पॉइंट उसमें लिखने होंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।